नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के ढाबा यानी इंडियन हेयर केयर और मैं हूं किरण कौर फहाद। और बहुत दिन के बाद आज ये वीडियो आ रहा है। मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी वीडियोस का इंट्रो यही होता है कि बहुत दिन के बाद ही सारा वीडियो आ रहा है। एंड एक कनेक्टिविटी भी आप लोगों के साथ जो है वो टूट जाती है, मतलब मेरे एंड पे तो टूटती ही है। एंड आई डोंट नो कि आप लोगों के एंड पे क्या हाल है, आप लोगों को मैं याद भी हूँ कि नहीं हूँ। बस सिचुएशन कुछ ऐसी थी और मैं इस मूड में नहीं थी या इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर पाऊँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। एंड इवन लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी एंड चीज़ों को फिर से ट्रैक में लाने की कोशिश कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द सेम डे सिचुएशन अगेन आगे बढ़ गई और चीज़ें और ख़राब हो गई। हुआ ये था कि उस दिन जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था वीवर कि इन द मूड कि हाँ भाई अब हम जो है चीज़ों को बेहतर करेंगे और जो भी हमारे साथ परेशानी आ रही है फिजिकल और मेंटली हेल्थ को लेके उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा एंड देन वी विल सॉर्ट आउट दिस थिंग्स। बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन बारिश हुई जयपुर में बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी बैल्कनी है एंड बैल्कनी के पास ये वाला ये हमारा बेडरूम है एंड बैल्कनी के इस तरफ मतलब काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इस तरफ एक हमारा कूलर रखा हुआ है जहाँ पे कि हम अपने बर्ड्स को रखते हैं। बट क्योंकि बारिश का मौसम था तो मैंने उनको यहाँ पे ये जो पर्दे के पास आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उनका पिंजरा रख दिया था एंड फहद वाज स्लीपिंग हियर। और बारिश इतनी तेज हुई कि बारिश मतलब यहाँ इस बेड तक आने लगे, मतलब बहुत दूर है कि बारिश का हो, बट बारिश इतनी तेज थी कि बारिश रूम तक आने लगी, बेड तक पानी आ गया। आई वॉज वर्किंग तो मुझे एकदम से लगा कि बच्चे मतलब बाहर हैं, वो भीग रहे होंगे, तो मैंने कहा फहद आप उठा लेना। एंड फहद जैसे ही उठे तो फहद अगेन स्लिप, मतलब ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियस होके गिरे बट वो पैर स्लिप हो गया एकदम पानी में, क्योंकि बिकॉज ही डिडंट रियलाइज कि नीचे पानी है। मतलब इतनी बारिश हो जाएगी कि कमरे में पानी आ जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। बट लेकिन फहद स्लिप कर गए मेरी आंखों के सामने। ही वो गिर रहे थे एंड जो हमारे पिंजरे का ऊपर का हिस्सा था वो उनके हाथ में आ गया एंड बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मतलब अगर उनको राइट टाइम पे मतलब हम लोग सिचुएशन को नहीं देखते तो कुछ भी हो सकता था, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। खैर जो हुआ हुआ, बट उसके बाद सेम जगह चोट लगी फहद को फिर से बैक में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई एंड देन फिर हम लोगों को डॉक्टर को दिखाना पड़ा। और ऐसा हो गया कि रोज हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने लगे। रोज सुबह होती है और रोज हॉस्पिटल जाते हैं, रोज टेस्ट होते हैं, एक के बाद एक डॉक्टर, एक के बाद एक डॉक्टर, एक के बाद एक डॉक्टर के पास हम लोग ट्रांसफर हो रहे थे। तो इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब रहता था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि किसी एक इंसान के लिए सबसे बुरी चीज लाइफ में ये है कि वो हॉस्पिटल की कुर्सी पे बैठा हुआ है और अपने मन में अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी की फैमिली में या किसी वो कोई खुद या फिर कोई भी परेशान हो। मतलब आई कांट टेल यू कि किस डिलेमा से मतलब हम दोनों गुजरे हैं। फादर सफरिंग तो वो उनकी एक अपनी जद्दोजहद उनको जिंदगी में करनी पड़ रही थी और मैं तो जो चीजों में देख रही हूँ वो देख ही रही हूँ। तो हम लोग डॉक्टर्स के पास गए। एक्चुअली फहद को बैक में चोट लगी थी बिलो पोर्शन में, तो उसकी वजह से बहुत पेन था, बैठना उठना में प्रॉब्लम हो रही थी और वो जल्दी थक रहे थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है। एंड फहद डिप्रेस भी थे, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जिक्र भी किया था। तो एकदम चिल रहने वाला आदमी, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि फहद को डिप्रेशन होगा या मतलब उनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ तो मेरे को होगा तो मेरे को तो होगा, है ना। लेकिन कभी फहद को ऐसा होगा ऐसा तो मैं नहीं सोच सकती, और दुनिया की कोई लड़की नहीं चाहेगी या कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति बीमार हो। तो एक दिन जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उसने मतलब
मैं आपको वो दिन नहीं बता सकती हूँ कि वो क्या दिन था मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि वो दिन कभी मेरी लाइफ में दोबारा लौट के ना आए, किसी की लाइफ में ना आए, किसी की भी। ऐसा रिलेशन में नहीं कि हस्बैंड वाइफ है तो इतना डर लग रहा था या ऐसी पोजीशन थी, किसी भी पोजीशन में नहीं आए। आई वॉज कि चलो चलो डॉक्टर को दिखाना है। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने देखा, मतलब वो एक दिन देख चुके थे एंड देन फिर उन्होंने हमको मतलब दोबारा बुलाया था, कुछ दवाएं देके हम गए तो उन्होंने चेक किया एंड उन्होंने मुझे बुलाया एंड वो जो भी एग्जामिन कर रहे थे उसके बाद मुझे चीजें वो दिखा रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कभी कभी होता है ना कि एक डॉक्टर के वर्ड्स या किसी के भी वर्ड्स, डॉक्टर क्या किसी के भी शब्द बहुत मायने हो जाते हैं। तो वो जो कुछ भी डॉक्टर बोल रहे थे कि ये है वो है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके ना ये चुप हो जाएं, मतलब ये कुछ ना बोलें, ये कुछ भी ना बताएं कैसा सब कुछ हो रहा है। और मतलब कभी कभी होता है कि अंदर से आपको लगता है कि आप बस खत्म हुए जा रहे हो अंदर ही अंदर। आप हिम्मत नहीं जुटा पाते हो कि आप चीजों को कैसे फेस करो। आई डोंट वांट टू क्राई अर्ली इन द मॉर्निंग, बट इस क्लिप को काटना पड़ेगा। तो मतलब आप अंदर ही अंदर आप भर रहे होते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप क्या करें। वो बोल रहे थे और इधर मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, बोली जा रहे थे बट आपको लग रहा है कि आपको कुछ हो रहा है। आपके सामने जो बंदा है आपको उसके लिए खड़ा होना है क्योंकि वो बीमार है और आपका दिमाग कह रहा है कि तुझे ही सब कुछ करना है। तो एक अजीब सी सिचुएशन होती है। अब बहुत होते, मुझे याद है कि जब वो मुझसे वो सब चीजें बोल रहे थे तो मेरा पैर हिल रहा था, इतनी तेज से शेक हो रहा था, मेरे हाथ शेक कर रहे थे। और जब एग्जामिन करके उन्होंने हमें अपनी चेयर पे बैठने के लिए कहा और वो अपनी चेयर पे आए तो मेरा दिमाग एकदम घूम रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे, उन सारे टेस्ट में एंडोस्कोपी भी था, एमआरआई भी था, बाकी सब तो चलो ठीक है ब्लड टेस्ट थे या बाकी जो भी था, बट एंडोस्कोपी बहुत पेचीदा था। और मैं जिन भी पेशेंट्स को देख रही थी वो बहुत, मतलब वो हालांकि वो तो लोग सीवियर ही बीमार थे, श्योर करे वो जल्दी ठीक हो, बट वो एक प्रॉब्लम थी। खैर एंडोस्कोपी के लिए जब फहद गए एंड उस दौरान मतलब वो 20-25 मिनट बहुत हॉरिबल थे, इतने हॉरिबल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं हॉस्पिटल की चेयर पे बैठी हुई थी एंड लिटरली आई वाज कि कुछ भी ऐसा ना सुनने को मिले जो कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ और ये वो करके। और मैं लिटरली ईश्वर से यही प्रे कर रही थी कि सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, सब ठीक रहे। और मतलब एक पल के लिए भी अगर वो डोर खुल रहा था जहाँ एंडोस्कोपी हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि फहद आएंगे एंड अभी मेरे को कुछ बोलेंगे या जो भी होगा या डॉक्टर कुछ बताएगा। तो एंडोस्कोपी का मतलब जो जितने भी टाइम फहद वहां पर थे तो मेरे दिल एकदम धक 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 हो रहा था। और जैसे ही मतलब मुझे सडनली आवाज सुनाई थी कि फहद ने मुझे बुलाया एंड फहद की आवाज में वो खनक थी, तो उस खनक को सुन के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि एवरीथिंग इज ओके। अब कितना ओके ये तो खैर फहद बताते, बट एवरीथिंग इज ओके तो थोड़ा सा तसल्ली हुई कि हाँ ठीक है सब। फिर खैर जो भी पता चला उसके बाद किसी प्रॉब्लम में कोई थोड़ी सी माइनर सी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मैं बताना नहीं चाहती। उसके बाद एमआरआई था, हम एमआरआई कराने के लिए गए बट बीच में हमारे ब्लड टेस्ट भी हुए थे। तो उन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ऑनलाइन भी आ जाती है, फिर हम जाके भी ले आते, बट एमआरआई चल रही थी और एमआरआई में तकरीबन 30 मिनट लग गए। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज जिंदगी का आखिरी दिन है और चीजें बहुत खराब होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ या क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि दिमाग मिलके कोलैप्स हो रहा है, दिमाग के दोनों हिस्से मतलब सब चीजें कोलैप्स हो रही हैं, ऐसा लग रहा था। उस 30 मिनट के दौरान ही मेरे पास ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई एंड उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में फहद का ब्लड शुगर बहुत हाई था। मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं हॉस्पिटल में बैठ के लिटरली धस के ले लेके रो रही थी
और मुझे लोग देख रहे थे और मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं हो रही थी। मतलब कोई परवाह मैं क्या करती, मैं किसी के बारे में क्या सोचती। मेरे सामने सिचुएशंस एक के बाद एक मतलब मेरे लिए रोज चुनौती बन के आ रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर एमआरआई हुआ और उन्होंने कहा कि एमआरआई की रिपोर्ट जो है वो 2 घंटे बाद आएगी, 2 घंटे या 3 घंटे कुछ ऐसा बोला। बट ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा था तो मुझे बहुत धक्का लगा कि एकदम से ऐसे, मतलब पहले तो बीपी हुआ था, अब ब्लड शुगर भी हो गई। तो खैर लेकिन उस चीज़ का डायग्नोस होना तब तो बहुत ख़राब लगा। 2-3 दिन तो मेरी होश ही उड़ गई कि ये सब क्या है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, मतलब कैसे करा जाएगा। बट धीरे 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 करके फिर मुझे हौसला आया कि एटलीस्ट डायग्नोस हो गया। तो इस वीडियो को मैं चाहती तो ना बनाती और इस वीडियो को चाहती तो मैं पूरा डिटेल में बताती कि कैसे क्या था। बट इस वीडियो को मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको अपनी लाइफ का अपडेट दे सकूँ। दूसरी बात ये कि मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कि अप्रैल में फहद को कोरोना हुआ था एंड उसके बाद से फहद को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है और हमारे बहुत सारे जानने वालों को भी फेस करना पड़ रहा है। ये नहीं कि हाँ बीपी शुगर हो जा रहा है, बट अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो गई है, किसी को स्लीपलेस नाइट्स हैं, वो सो ही नहीं पाते हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। बट हमें जो शुगर और हमें जो ये बीपी का पता चला ये आफ्टर कोरोना ही पता चला है। तो अगर आपको कोरोना हुआ था एंड यू आर 30+ तो प्लीज़ अपने रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल सके, ताकि किसी भी ऐसी बकवास सिचुएशन में आने से पहले आपको पता चल जाए। मेरे चैनल पे स्पेशली लोग कोरोना के इफेक्ट के बाद आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि कुछ नहीं तो अपना एक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। गर्ल्स थायराइड वगैरह ज़रूर चेक करा लीजिएगा। और मेन जो है वो बीपी शुगर और ये सब अब बहुत सारे लोग होंगे लाइक कि यार नहीं जित कराओ तो फिर टेंशन पड़ जाती है। वो यार इस चीज़ में मत उलझना, क्योंकि अगर हमें शायद पहले डायग्नोस होता कि फहद को शुगर है तो इतना जो उसको सरवाइव करना पड़ा चीज़ों को लेके वो नहीं होता, क्योंकि शुगर आपकी एनर्जी ले लेती है बॉडी से और बहुत सारी चीज़ें जब इम्यूनिटी कम होती है तो आपके ऊपर अटैक कर देती है। सो उस सिचुएशन से बचने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी था कि आप समय रहते ही अपना ट्रीटमेंट करवा लें। तो खैर अभी हम जिन चीज़ों को लेके अलर्ट हुए हैं, अगर कोई देख रहा है और किसी को पता चला है या फिर कोई जानना चाहता है कि चाय भी ठंडी हुई कि हम अब क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आई गेस 12 अक्टूबर को हमको ये पता चला है कि फहद को शुगर था एंड शुगर वॉज 384। उसके बाद से मुझे जिसने भी जो भी बताया और जो भी मैं कर पा रही हूँ, स्पेशली माई मदर इन लॉ, तो मैं उनके हिसाब से चल रही हूँ ताकि चीज़ें एकदम ठीक रहें। बिकॉज बड़े जनों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग ये तो मुझे पहले से एक जानकारी थी कि जो दाना मेथी होता है जिसे मेथी भी बोलते हैं, उसको रात में भिगो देना है आधा से 1 चम्मच। 1 चम्मच मैं भिगोती हूँ क्योंकि वो पानी मैं भी पी लेती हूँ, तो कोई बुरा नहीं और ना ही कड़वा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिया जा सकता है। तो 1 चम्मच रात में, इतना कप मान लीजिए आप पानी का आप भिगो दीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच दाना मेथी डाल दीजिए। रात भर के लिए उसको ढक दीजिए एंड सुबह उठ के आपको वो पानी गुनगुना भी पी सकते हो और नॉर्मल भी पी सकते हो। और मखाने जो होते हैं रोस्टेड, वो हम लोगों ने ड्राई रोस्ट करके अपने टेबल पे रखे हुए हैं। तो जिन किसी को भी शुगर है वो सुबह उठते ही 7 मखाने आपको खाने हैं, जो कि फहद भी कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं जो भी फहद कर रहे हैं वो आपको बता रही हूँ। 7 मखाने सुबह खाने, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी मेन वेमेन कोई भी 7 मखाने सुबह उठते ही ब्रश किए बिना आपको खाने, एकदम उठते ही। और जो भी अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिएगा, अगर आपके घर में कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं, वाइफ मम्मी पापा जो भी, तो उनकी हेल्प ले लीजिएगा। और वो जो दाना मेथी वाला पानी है उसको आप छान के थोड़ा सा गुनगुना करना है। मतलब मखाने के बाद कोई भी गुनगुनी चीज़ लेनी है तो हम वो दाना मेथी वाला पानी पी लेते हैं। उस पानी को पी लिया आपने, इन दिन आप फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मैं रागी, बाजरा और आटे की मिक्स रोटी बना रही हूँ। और जो खाना पानी है उसमें अगर आप लोग एग खाते हैं तो 1 एग खाइए, ज़्यादा नहीं। और अगर आपको 2 खानी है तो येलो पार्ट निकाल दीजिएगा। और इसके अलावा
हम लोगों ने अभी तक नॉनवेज नहीं बनाया एंड वी आर प्लानिंग कि हम पहले भी बहुत हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार बनाते थे, तो अभी हम जो है मटन तो बिल्कुल कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देंगे एंड चिकन का ये रखेंगे कि शायद महीने में 2 बार बनाए या 1 बार बनाए, कुछ इस तरीके से। बट फिश खाई जा सकती है तो फिश को हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेंगे। एंड और रोज़ फहद फ्लैक्सीड खाते हैं जो कि अलसी है, आधा चम्मच। और कोई ना कोई फल, हम लोग इस समय पपीता और सेब ज़रूर खा रहे हैं, तो ये एक ज़रूर डाइट में होना चाहिए। एंड 4 से 5 बड़े चम्मच दालचीनी के, उसके अंदर दालचीनी की कह रही हूँ, दही के उसके अंदर दालचीनी मिक्स करके आधा चम्मच, 4 से 5 दही के चम्मच और उसके अंदर आधा चम्मच दालचीनी का मिला के ऐसे ही खा लेना। ये कब खाना है क्या खाना है इनका कोई नियम नहीं है, या आप अपने ऊपर रूटीन में रखना। बट अगर किसी को शुगर है तो एक साथ खाने की बजाय गैप में खाना, बिकॉज अगर आप एक साथ खा लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो आपकी उस चीज को एनर्जी में बदल सके। तो आपको क्या करना है, स्मॉल मील्स लेनी है। लाइक जैसे हम लोग, मैं फाद को 3-3 घंटे के गैप में खाना देती हूँ। और जहाँ तक बात है चावल की, तो चावल को हम स्टार्च निकाल के, पहले हम स्टार्च निकाल के नहीं खाते थे बट अभी हम स्टार्च निकाल के उसको खाने लग गए हैं। और दाल, हरी सब्जियाँ, ये सब खाइए आप। लेकिन अभी हम जो सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो हम दाना मेथी का पानी, मखाने और अलसी और फल और रागी, बेसन और आटे की मिक्स रोटी। मतलब मान लीजिए कि आप 2 रोटी बनती है तो 2 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच बेसन और 2 चम्मच रागी, ऐसे करके आप ले सकते हो। और मुझे तो खैर अंदाजा है, तो मैं कोई प्रोपोर्शनेट एक्चुअली नहीं रखती हूँ, बट अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोपोर्शन भी देख लूंगी, क्योंकि मुझे 2 ही रोटी बनानी होती है तो मेरा एक अंदाजा है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से चीजें हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और मतलब ईश्वर की कृपा है, आप ये समझ लीजिए, बाय द गॉड ग्रेस फाद की शुगर कंट्रोल हो गई है। लेकिन इसके लिए एक वजह ये भी है कि उन्होंने खुद से ये सोचा है कि उनको कम करनी है शुगर। और हर 3 दिन में हम लोग शुगर टेस्ट करते हैं। हम लोगों ने शुगर टेस्ट करने की मशीन घर पे ले ली है, वो आप ले लीजिएगा अगर ऐसा है तो, ईश्वर ना करे ऐसा हो। और एक चार्ट बनाते रहिए। फहद की शुगर नॉर्मल इसलिए भी है क्योंकि फहद 4 से 5 किलोमीटर रोजाना वॉक कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपको दवाइयों खाने से चिढ़ है और आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कोई इशू ना हो, तो प्लीज़ कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तो मिनिमम वॉक कीजिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरे साथ हुआ है उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे पाऊँ जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड येस, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हेयर केयर का होगा। आई नो उसके बाद आप लोगों के सवाल जवाब का वीडियो आएगा। आगे पीछे हो सकती हैं ये चीज़ें तो, लेकिन ये है कि अब वीडियो का सिलसिला आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।